हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बेटा अभी हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मनी बैंकिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट भी विद नोट्स के साथ एक्सप्लेन है और यहाँ पे अपलोड भी हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी आज मनी बैंकिंग का थर्ड एंड लास्ट लेक्चर हम लोग को ख़त्म करना है। बेटा बैंकिंग के अंदर दो पार्ट मैंने आप लोग को बताए थे, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक लास्ट वीडियो के अंदर पूरा फिनिश हो चुका है। आज स्टार्ट करना है हमें सेंट्रल बैंक क्या होता है। अच्छा एक बात सुने, देख सकते हैं सेंट्रल बैंक के नीचे मैंने एक छोटा सा स्पेस छोड़ा हुआ है। सर ये स्पेस क्यों है? बेटा आप लोग को पता है ये स्पेस सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे मुझे कुछ बनाना है। तो चलिए पहले हम वो डायग्राम की बात कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक हमारा होता क्या है। चलें बेटा बात तो समझते हैं कि सेंट्रल बैंक होता क्या है। आप लोग मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि सर आपको पता है ये देखो आम लोग हैं, आम लोग को हम बोलते हैं जनरल पब्लिक, जीपी। जनरल पब्लिक को पैसों की ज़रूरत है, वो कहाँ जाएंगे? अरे भैया वो जाएंगे आपके किसके पास? सर वो जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास। अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत है तो वो कहाँ जाएगा? अरे भाई वो जाएगा आपके सेंट्रल बैंक के पास। कहाँ जाएगा भाई? सेंट्रल बैंक के पास। पता है सेंट्रल बैंक क्या है? सर सेंट्रल बैंक अपेक्स है। बेटा क्या है सेंट्रल बैंक? अपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होता है? सर अपेक्स का मतलब होता है लार्ज, ये बहुत बड़ा बैंक है, अपेक्स है ये। सर ये अपेक्स बैंक है तो क्या करता है? सर ये ना देखो ये अपेक्स लार्ज है, और लार्ज क्या है ये समझो पहले। सर ये लार्ज फाइनेंशियल या इसे बोल सकते हैं बैंकिंग चैनल है। ये क्या है भाई? एक बैंकिंग चैनल है जो दूसरे बैंकों को क्या करता है, यानी ये जो बैंकिंग चैनल है, ये बैंकिंग चैनल किसका है? सर ये बैंकिंग चैनल है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। किसका है बेटा? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। बात को समझो, हमें पैसों की नीड है, कहाँ जाते हैं? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड होती है, वो कहाँ जाता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को क्या बोलते हैं? लार्ज बैंकिंग चैनल। और लार्ज बैंकिंग चैनल किसका है बच्चा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी जो पैसों की लेन देन संस्था है, ये बाकी बैंकों को क्या करता है? सर ये बाकी बैंकों को कंट्रोल करता है। ये लो लिख दिया मैंने, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये बाकी बैंकों को बच्चा क्या करता है? सर कंट्रोल करता है। और क्या करता है? सर ये ऑपरेट करता है। सर ये रेगुलेट करता है। सर ये डायरेक्ट करता है, आदेश देता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट चलाता है, रेगुलेट अपने रेगुलेशन से, और डायरेक्ट आदेश देता है। तो ये सारे काम ये करता है। और किसको करता है भाई ये बताओ मुझे। सर ये सारे काम करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम, जितने भी बैंकिंग सिस्टम हैं सबके लिए ये काम करता है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम। ओके। और सर ये कौन करता है ये तो बताइए भैया। वो करता है सेंट्रल बैंक। और हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? सर हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जिसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। जिसका नाम क्या है? सर जिसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग को दिख रहा होगा। बात समझ गए आप मेरी बात? चलिए अभी बताइए आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? वो सारी बात तो मैंने लिख रखी है, बस ये सिंपली बात आपको समझ में यहाँ तक आ गई होगी। तो एक बार देख सकते हैं पूरी बात क्या होती है। आरबीआई हम लोग पैसे लेते हैं कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक पैसे लेता है सेंट्रल बैंक से, जो बहुत बड़ा बैंकिंग चैनल है, जिसको अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स मतलब लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो दूसरे बैंक को क्या करती है? कंट्रोल, ऑपरेट, रेगुलेट, डायरेक्ट करती है। किसको करती है? सर एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, सारे बैंकिंग सिस्टम को। कौन करता है? सेंट्रल बैंक। कौन है हमारा? सेंट्रल बैंक आरबीआई। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? सर ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 19 में, यहाँ लिख रहा हूँ देख लेना आप लोग, 1935 में ये बना था। और कौन से एक्ट में? इसका एक्ट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1934। ठीक है बेटा, चलो अब इसके आगे की बात पढ़नी शुरू करते हैं। आपने ये सारी बात तो देख ली होंगी, ये सारी बात देख ली होंगी, फिर भी एक बार हम आपको पढ़वा देते हैं। वेल आप लोग ने अब बेटा समझ लिया होगा कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में बेसिक नॉलेज दी हुई है
ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास सर हैं। और ये है क्या? आप पढ़ते हैं। इट इज़ एन अपेक्स। अपेक्स का मतलब बताइए, मैंने डायग्राम में समझाया होगा आपको। इट इज़ एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बेटा क्या है ये? ये सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है, डायरेक्ट करता है। किसको? सारी बैंकिंग सिस्टम को, एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो लोग भी या जो संस्थाएं भी पैसों का लेन देन का काम कर रही हैं हमारी इंडिया के अंदर, ये उन सबको बेटा अपने अंडर में लेकर चलता है। बात समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपली बताया कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। बैंकों का बैंक होता है ये। ओके, अब भाई इसी के डायग्राम के बाद देख सकते हैं कुछ मैंने फंक्शन भी बता रखे हैं, देख सकते हैं बेटा। यहाँ पे 5 फंक्शन हमें और आपको पढ़ने हैं आज की इस वीडियो के अंदर। अभी हम लोग को स्टार्ट करने हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शंस का मतलब मैंने बता रखा था आपको, उसका मीनिंग क्या होता है। फंक्शंस मतलब सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है, कौन कौन से काम करता है ये बताइए। चलें देख लेते हैं कौन कौन से काम ये करता है। फर्स्ट कौन सा काम करता है? करेंसी अथॉरिटी। सेकंड बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चलें भाई अब थोड़ा सा इसको डिटेल में आके पढ़ लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। बेटा आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है करेंसी अथॉरिटी। अच्छा, करेंसी प्रिंट करने की अथॉरिटी किसके पास है? सर सिर्फ और सिर्फ करेंसी अथॉरिटी कर सकती है सेंट्रल बैंक। वही लिखा हुआ है, पढ़ के देखिए। सेंट्रल बैंक हैज़ द सोल अथॉरिटी फॉर इशूइंग ऑफ करेंसी इज़ दैट कंट्री। जिस कंट्री का सेंट्रल बैंक है वही करेंसी को इशू करता है। इन इंडिया RBI हैज़ द सोल राइट। सोल मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल, अकेला राइट है ऑफ इशूइंग पेपर करेंसी नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट्स एंड कॉइन्स विच इज़ इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सिर्फ 1 रुपये के सिक्के और नोट्स को छोड़कर बच्चा कौन आपकी बाकी करेंसी प्रिंट करता है? सर वो करती है हमारी RBI। चलें देखते हैं इसके बाद। अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं करेंसी अथॉरिटी के। आप लोग को पता है कि सर करेंसी अथॉरिटी का मतलब है RBI सिर्फ नोट्स को प्रिंट करता है, तो जाहिर सी बात है बेटा अब उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, कुछ फ़ायदे भी होंगे। देखते हैं पहला फ़ायदा कौन सा है। इट लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी इन नोट सर्कुलेशन। बच्चा यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? एक रूपता। कि अगर एक ही बैंक हमारे कंट्री का कोई नोट को प्रिंट करता है तो उसमें जो सर्कुलेशन होता है, नोट पूरी कंट्री के अंदर सर्कुलेट होते हैं बेटा, वो एक ही रूपता से होते हैं। एज एग्ज़ाम्पल अगर हर बैंक नोट प्रिंट करता तो आज हम क्या बोलते? अच्छा तेरे पास 500 रुपये हैं तो मैं अपने बैंक से बोल के ना 1000 रुपये प्रिंट करवा लेता हूँ, तो वो एक रूपता नहीं होती। इट इज़ कॉल्ड द यूनिफॉर्मिटी। प्लीज़ पेंसिल से आप लोग लिखते रहिए एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी। सेकंड फ़ायदा देखते हैं। इट एंश्योर पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम। जाहिर सी बात है पब्लिक फेथ नॉर्मली क्या, लोगों का यकीन बना रहेगा इस करेंसी के ऊपर कि हाँ भाई ये करेंसी RBI की तरफ से आ रही है तो ये करेंसी हमारे पास एकदम सही करेंसी पहुँची है। इट एंश्योर पब्लिक फेथ, समझे आप। और थर्ड देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। स्टेबल का मतलब क्या होता है? आप ये देखिए अगर ये करेंसी हमारे इंडिया के अंदर वर्क कर रही है तो जाहिर सी बात है ये कंट्री बाहर भी वर्क करेगी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। सर बाहर कैसे वर्क करेगी? अरे भाई अपनी करेंसी से दूसरी करेंसी को चेंज कराओ और वहाँ से आप सेलिंग परचेजिंग कर सकते हो उस कंट्री से। सेकंड लास्ट क्या लिखा हुआ है? पावर टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। ये भाई मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। ये मनी सप्लाई क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, मतलब इसी के आप ये माने हार्डली 5 मिनट के बाद ये पूरे हो जाएंगे। और लास्ट देख लीजिए। सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द सेंट्रल बैंक विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ नोट्स। और आपको पता है वो सुपरवाइज भी करता है, कंट्रोल भी रखता है सेंट्रल बैंक जब वो करेंसी को इशू करता है, ठीक है, नोट्स को इशू करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस से आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। सेकंड फंक्शन, वो सेकंड काम कौन सा करता है बेटा? सेकंड काम वो करता है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। वो किसका बैंक होता है? मैंने कहा था कि सर सेंट्रल बैंक 2 लोगों का बैंक होता है। एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, और सेकंड होता है कमर्शियल बैंक का। सारे ही स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के और कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट कहाँ पे ओपन होते हैं? सर RBI के अंदर ओपन होते हैं। चलिए देखते हैं
कि सरकार का बैंक है तो क्या लिखा है इसके अंदर, द RBI एक्ट एज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बेटा आपको पता है कि वो भी यूनियन टेरिटरी है, तो क्या कह रहा है ये कि सभी को ये क्या करता है, एडवाइस करता है, फाइनेंशियली एडवाइस करता है, सबका एजेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आप लोग को बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, तो थोड़ा सा आगे एक बार देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इट मेंटेन्स द करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश। भाई और इसके अंदर हम लोग कौन से अकाउंट, मतलब हम लोग नहीं, गवर्नमेंट कौन से अकाउंट खुलवा सकती है सर, दैट इज करंट अकाउंट, नॉट सेविंग अकाउंट। ओके, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। वो सरकार के पैसे रिसीव भी करता है और उनके बिहाफ पर पे भी करता है। इट ऑल्सो गिव्स लोन एंड एडवांसेस टू द गवर्नमेंट फॉर टेम्पररी पीरियड। गवर्नमेंट को लोन्स भी देता है बस टेम्पररी पीरियड्स के लिए। फिर क्या लिखा है, एज एन एजेंट सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द पब्लिक डेट। बेटा इस पॉइंट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात लिखी है इसके अंदर, एज एन एजेंट, ये एक एजेंट के तरीके से सेंट्रल बैंक ऑल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंट्रल बैंक के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है फॉर मैनेजिंग द पब्लिक डेथ। अच्छा पब्लिक डेथ का मतलब क्या होता है, कर्जा। वो पब्लिक डेथ की सरकार हमारी कर्जे में ना डूब जाए, वो इस तरीके से उनको लेकर चलता है, वो इस तरीके से उनको मैनेज करके चलता है। ओके, लेकिन अभी देख सकते हैं हालात फिर भी थोड़े से ख़राब हैं हमारे इंडिया के, अभी इतने अच्छे नहीं हुए हैं जितने अच्छे और कंट्रीज़ के हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमारी इंडिया बहुत सही चल रही है और होप आगे और इससे अच्छे चले। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब लैंग्वेज देखो यार, बस भाई लैंग्वेज के ही पैसे हैं। आप ये देखिए पढ़ते ही समझ पा रहे होंगे, देखो दोबारा पढ़ते हैं मज़ा आएगा। एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र द सेंट्रल बैंक एडवाइज द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय से समय वो गवर्नमेंट को एडवाइस करता रहता है। एंड इकॉनमिक फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स, कि हमारी इकॉनमी के और मॉनेटरी मैटर्स क्या चल रहे हैं वो टाइम टू टाइम उनको एडवाइस करता रहता है। तो आपको उम्मीद है समझ में आया होगा सेकंड फंक्शन कौन सा है भाई, ये सरकार का बैंक होता है। थर्ड देख सकते हैं कौन सा लिखा हुआ बेटा जी, थर्ड लिखा हुआ है आप लोग के सामने, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। क्या लिखा है बेटा, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। ये बैंकों का बैंक है, किसका बैंक है, ये बैंकों का बैंक है जो सुपरवाइज भी करता है। देखिए देयर आर नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन आर कंट्री, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं हमारी कंट्री के अंदर। देयर शुड बी सम एजेंसी टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। और पता है वो किस तरीके से काम करता है बैंक के लिए, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए किस तरीके से काम करता है बेटा, वो तीन फंक्शन है उसके, वो तीन तरीके से काम करता है। पहला क्या इसका पहला फंक्शन क्या आता है सर, नोट को प्रिंट करता है। दूसरा सरकार का बैंक होता है। थर्ड कमर्शियल बैंक का भी बैंक होता है, उसके लिए तीन काम वो करता है। कौन कौन से वो तीन काम है देख सकते हैं, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और क्लियरिंग हाउस। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व क्या होता है। देखो बेटा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आगे एक चार्ट बनाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा, अभी सिर्फ सुन लो मेरी बात को। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व जिसको हम बोलते हैं CRR भी बोल सकते हैं, कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। एक बैंक के पास 100 रुपये आए, बेटा कितने, एक बैंक के पास 100 रुपये आए और उस बैंक ने अपने पास 20 रुपये रोके और 80 रुपये का लोन दे दिया। रोके कितने, 20 रुपये, जो उसने रोके उसको हम बोलते हैं LRR। अब बैंक पूरे 20 रुपये अपने पास नहीं रख सकता, वो उसमें से थोड़े पैसे अपने सेंट्रल बैंक के पास भी रखवाता है। एज एग्ज़ाम्पल उसने 20 में से 5 रुपये रखवाए और बाकी के 15 अपने पास रखे। तो भाई जो 5 रुपये उसने रखवाए ना थोड़े से पैसे, उसी को हम बोलते हैं CRR, और जो अपने पास रखे उसने एक्चुअल अमाउंट उसको बोलते हैं SLR, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारी बातें अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाले हैं उसमें बताऊंगा आपको। तो CRR का मतलब समझ में आ गया होगा, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट। समझ गए आप, अपने डिपॉजिट का सर्टेन प्रोपोर्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एज द CRR विद द सेंट्रल बैंक इन दिस वीज। सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक। तो ये उनके लिए क्या है बेटा,
सर ये उनका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व है, जो उनके बिहाफ मतलब पैसे को अपने पास रिजर्व करके चलता है। सेकंड कौन सा लिखा है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। बेटा बहुत शानदार पॉइंट है, इसके आगे लिख लो आखिरी सहारा, लिखो जल्दी लिखो, आखिरी सहारा या अंतिम सहारा। अगर कमर्शियल बैंक्स के पास कोई भी चांस नहीं होता, वो किसी प्रॉब्लम में है, तो वो एक सबसे लास्ट में कहाँ जाएगी, सेंट्रल बैंक के पास। ऐसे बात को समझो कि मुझे और आपको प्रॉब्लम है, बेटा हम लोग कहाँ जाएंगे, अपने पापा के पास सबसे लास्ट में। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आखिरी सहारा क्या है उसका, सेंट्रल बैंक, वहाँ जाएगी और सेंट्रल बैंक उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, व्हेन कमर्शियल बैंक फेल टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। समझ गए, अगर वो फेल हो जाता है अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में फ्रॉम अदर सोर्सेज, दे अप्रोच द सेंट्रल बैंक टू गिव लोन्स एंड एडवांसेस एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो वो अगर कहीं से पैसा अरेंज नहीं कर पाता तो वो लोन किससे लेता है सबसे लास्ट में, सेंट्रल बैंक से। तो बेटा बात समझ में आपको उम्मीद है आ रही होगी बहुत ज़्यादा आराम से। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है, क्लियरिंग हाउस। सर ये क्या होता है, एक बार प्लीज़ पढ़ के देख लेते हैं इसको भी। चलो बेटा, अच्छा आप भी रीड करते रहिए मेरे साथ साथ। क्लियरिंग हाउस एज सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, इट बिकेम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट एक्ट एज द क्लियरिंग हाउस। समझ में बात आपको आई होगी, देखो दोबारा पढ़ के समझते हैं। ये एज सेंट्रल बैंक होल्ड द कैश रिजर्व ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक, ये तो पता है ना कि कमर्शियल बैंक का सारा पैसा रिजर्व कर लेता है जो CRR मिलता है उसको। इट बिकम ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर इट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस, और ये उसके लिए बहुत नॉर्मली बात है इस सारे काम को करना उनके बिहाफ पे जो पैसा रखता है। अब मेन लाइन यहाँ से शुरू हो रही है, और कमर्शियल बैंक्स हैव देयर अकाउंट्स विद द सेंट्रल बैंक। बच्चा कहाँ पर होते हैं, अभी मैंने कहा सेंट्रल बैंक के अंदर होते हैं। और इसके बाद क्या लिखा है, देयर फोर द सेंट्रल बैंक कैन ईजिली सेटल क्लेम ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच एंड अदर बाय मेकिंग डेबिट क्रेडिट एंट्रीज। कहने की बात क्या बच्चा, अगर कमर्शियल बैंक्स को कहीं भी मतलब कुछ क्लेम वगैरह सेटल करना है तो आपकी जो ये बैंक है सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक की, देखो लिखा हुआ है सेटल क्लेम्स ऑफ वेरियस कमर्शियल बैंक अगेंस्ट ईच एंड अदर बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंटिटीज़। कुछ सेटल क्लेम करना है तो ये पूरी हेल्प कर देगी आपके बिहाफ पे कौन, सेंट्रल बैंक। तो बात आपको समझ में आ रही है बेटा, नहीं आ रही है? उम्मीद है ये 3 पॉइंट आप लोग को समझ में आए होंगे। अब 4th पॉइंट कौन से, चौथा काम कौन सा करता है ये, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। बेटा इसके अंदर ना बहुत सारे डायग्राम्स है, देखो हम नेक्स्ट पेज पे आपको लेके जाते हैं। पहले यहाँ पे आपको डायग्राम बनाएंगे, देखो लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है इसके अंदर, बेसिक फंक्शन टेक्नोलॉजी हम लोग को समझनी है। रेपो रेट है, अब रेपो रेट को पहले हम किस तरीके से समझेंगे वो आपको बताते हैं। अच्छा डायग्राम बना लें पहले इसका, उसके बाद हम आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे बहुत अच्छे से। चलो डायग्राम देखते हैं पहले। चलिए देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि रेपो रेट होता क्या है। देखो बेटा पहले डायग्राम की बात करेंगे, फिर इसके बारे में जो बेसिक बातें हैं वो बताएंगे आपको। देखो बेटा क्या होता है, आपको पता है कि अगर हम लोग को पैसों की नीड हो, सर हम लोग कौन, सर जनरल पब्लिक, एग्जैक्टली। हम लोग बेटा अपने नीड को पूरा करने के लिए कहाँ जाते हैं, सर हम लोग अपनी पैसों की नीड को पूरा करने के लिए जाते हैं कमर्शियल बैंक के पास। ये लो कमर्शियल बैंक के पास हम लोग जाते हैं। हम जो कमर्शियल बैंक के पास बेटा जाते हैं, और जब कमर्शियल बैंक्स को पैसों की नीड होती है तो वो कहाँ जाता है, सर वो भी हमारे सेंट्रल बैंक के पास जाता है। कहाँ जाता है बेटा, सेंट्रल बैंक के पास जाता है। सेंट्रल बैंक ने इसने सेंट्रल बैंक से पैसे मांगे कि भाई पैसों की नीड है, तो सेंट्रल बैंक ने क्या करा, सेंट्रल बैंक ने इनको पैसे दे दिए। ये लो सेंट्रल बैंक ने इनको पैसे दे दिए, लो भाई तुम पैसे ले लो। जब पैसे दे दिए सेंट्रल बैंक ने इन्हें, बदले में ये जब वापस करेंगे तो इन्हें इंटरेस्ट भी तो देंगे ना यार। हाँ सर ऑब्वियस सी बात है, बिना इंटरेस्ट से कैसे पैसा दिया होगा, ये इन्हें इंटरेस्ट भी तो देंगे। हाँ सर इंटरेस्ट दिया होगा। बेटा ये जो इंटरेस्ट दिया है, इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्या बोलते हैं बच्चा इसी इंटरेस्ट को, हम इसी इंटरेस्ट को बोलते हैं प्यारे बच्चों रेपो रेट। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आप लोग लोन ले रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, बेटा किस टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप लोग लोन ले रहे हैं बैंक से, और उस पर आप मतलब पे कर रहे हैं
इंटरेस्ट, तो हम उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। एक बार समझ लेते हैं क्या इसकी मीनिंग होती है। देखो, इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री यानी RBI लैंड्स टू मनी टू द कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक पैसा किसको देता है, कमर्शियल बैंक्स को, टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स, उसकी छोटे टाइम की ज़रूरत को पूरी करने के लिए। और रेपो रेट को हम और क्या बोलते हैं, रीपर्चेज रेट बोलते हैं। तो समझ गए बेटा अब क्या होता है रेपो रेट। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेम टू सेम ऐसी ही है, आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो ये बैंक रेट आप लोग के सामने लिखा हुआ है, सेम टू सेम ऐसी ही बैंक रेट है। बस यहाँ पे कमर्शियल बैंक को पैसा मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए। इसका डायग्राम भी देखते हैं और प्लीज़ इसको अपने स्कूल के अंदर आप लोग प्यारे बच्चों डायग्राम के साथ ही प्रेजेंट करिएगा। ओके, देखते हैं बैंक रेट होता क्या है। देखो बेटा, अभी एग्जाम्पल मैंने कौन सा बताया, सर आपने बताया कि जनरल पब्लिक को पैसों की नीड होती है तो वो जाती है कमर्शियल बैंक के पास, और अगर कमर्शियल बैंक को पैसों की नीड हो जाए, ज़रूरत पड़ जाए, तो सर वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए जाती है सेंट्रल बैंक के पास। और भाई जब सेंट्रल बैंक से पैसा मांगती है तो सेंट्रल बैंक इनको पैसा दे देता है, बदले में ये इन्हें इंटरेस्ट भी तो देगा ना। और भाई जो इंटरेस्ट मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए भाई, लॉन्ग टर्म के लिए, उस इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट नहीं बोलते, उस इंटरेस्ट को ही हम बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं बेटा, बैंक रेट। बात आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम भी आप लोग को सही से दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके से बना रखा है। थोड़ा स्पीड में बनाया हुआ है क्योंकि वही पहले वाली बात थी, इसके अंदर भी पढ़ कर देख लेते हैं। बैंक रेट, इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री यानी RBI लैंड्स टू मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड्स, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। इसको और क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी इसको कहा जाता है। चलिए थर्ड देखते हैं कौन सा पॉइंट आता है इसके अंदर, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है समझने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं इसको भी। देखिए, आपको पता है सरकार को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, गवर्नमेंट को अगर पैसों की ज़रूरत पड़े, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे, तो वो कहाँ जाती है लोन लेने के लिए, वो सर अपनी नीड को पूरा करने के लिए जाती है अपने बैंक के पास। और गवर्नमेंट का बैंक कौन सा होता है भैया, उसका बैंक होता है सेंट्रल बैंक यानी RBI, ठीक है। और कभी कभार पता है प्यारे बच्चों, सेंट्रल बैंक को भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो इस केस के अंदर सेंट्रल बैंक कहाँ जाएगा, सर इस केस के अंदर सेंट्रल बैंक जाएगा अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंक के पास। कहाँ जाएगा भाई, कमर्शियल बैंक के पास। और कमर्शियल बैंक से पैसे मांग के, भैया मुझे ज़रूरत है, मुझे लोन दे दो, तो कमर्शियल बैंक ने इसको पैसा दे दिया और बदले में ये भी तो अब इसको इंटरेस्ट देगा। हाँ सर बिल्कुल देगा, सेंट्रल बैंक भी तो कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा। वैसे उस इंटरेस्ट को हम लोग इंटरेस्ट ना बोल के क्या बोल देते हैं, RRR यानी रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट थोड़ा देख लेना बच्चा जूम करके, क्योंकि समझ में आपको वैसा आ रहा होगा। ओके, तो यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अच्छा एक बात छोटी सी बताऊँ आपको, बहुत प्रैक्टिकली सुनो, मज़ा आएगा। पता है जो हमारा रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, इन सबसे कम होता है रिवर्स रेपो रेट। क्यों, क्योंकि सारे रेट को डिसाइड कौन करता है, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक सारे रेट्स को बनाता है, तो वो इस रेट को कम रखता है बेटा। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो अपने अपना लॉजिक है उन लोग का, ठीक है। तो ये बात को समझ के आप लोग चलेंगे। खैर अब एक पॉइंट और आ रहा है हम लोग का, LRR, इट मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। It refers to the rate at which commercial bank of a country lends money to the central bank। कितनी शानदार बात लिखी है, कमर्शियल बैंक ऑफ अ कंट्री कि पैसा देता है, लैंड्स करता है किसको, सेंट्रल बैंक को, टू मीट देयर करेंसी नीड्स, उसकी करेंसी को पूरा, उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए। लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है, LRR, मैंने आपको बता रखा कि अगर बैंक के पास, अगर भैया जी बैंक के पास पैसे आ गए 1000 रुपये, ये लो बैंक के पास कितने पैसे आ गए भाई, सर कमर्शियल बैंक के पास आ गए 1000 रुपये। और कमर्शियल बैंक ने क्या करा, सर कमर्शियल बैंक क्या करता है, उसके दो पार्ट कर लेता है, थोड़ा सा अपने पास रखेगा, हम मान लेते हैं कि 200 उसने अपने पास रखे और बाकी के 800 रुपये उसने दे दिए भैया जी लोन के अंदर। अब जो उसने 200 रुपये रखे हैं सर, ये भी अब दो पार्ट में रखता है, कौन कौन से, सर इसके पूरे पैसे तो नहीं रखेगा। एज एग्जांपल 150 अपने पास रखे, 50 उसने दे दिए अपने RBI के
किसके पास बेटा? अपने उनके पास सेंट्रल बैंक के, तो हम इसको बोलते हैं CRR और इसको हम बोलते हैं SLR। इन रेट को बोलते हैं जिस रेट से वो पैसा अपने पास रखेगा, और इस पूरे को क्या बोलते हैं 200 रुपये को LRR। तो यहाँ बात समझो LRR कैसे निकलता है, CRR प्लस SLR करके। ठीक है बेटा, CRR प्लस SLR करके हमारा LRR निकल जाता है। तो वो समझ में आ गई होगी बात आपको ये वाली भी। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, CRR क्या लिखा है, कैश रिजर्व रेशो। यहाँ पे वो पैसा किसके पास जमा कराता है, बताइए मुझे सर। यहाँ वो पैसा जमा कराता है अपने बैंक के पास, और उसका बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक। चलिए देखते हैं इसको भी। तो कैश रिजर्व का क्या सिंपली मतलब होता है, ये हमारे कमर्शियल बैंक हैं। कौन है भाई, ये सर हमारा कमर्शियल बैंक है। ये लो लिख दिया मैंने, कमर्शियल बैंक्स हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं सर, अभी तो आपने बताया कमर्शियल बैंक अपना पैसे को डिपॉजिट करते हैं, एक सर्टेन प्रोपोर्शन अमाउंट, थोड़ा सा पैसा डिपॉजिट कहाँ कर देते हैं, कहाँ पे सेव कर देते हैं सर, वो पैसा डिपॉजिट करते हैं सेंट्रल बैंक के अंदर। ये लो सेंट्रल बैंक। आई बात समझ में बेटा आपको? सर बहुत शानदार तरीके से आ गई है। CRR बोलते हैं तो पैसा जमा होता है सेंट्रल बैंक के पास। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज, यानी कम से कम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। सर इसका मतलब क्या हुआ, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी मतलब जस्ट लाइक उसको कोई उधार टाइम लिया गया है, और वो अगर जिससे कमर्शियल बैंक में कर्जे में जा रही है और उसको पैसों की नीड है, तो क्या बोलेगी कि सेंट्रल बैंक अभी इस टाइम मेरी स्थिति ख़राब है, लेकिन मैंने आपके पास थोड़े पैसे सेव करके रख रखे हैं, तो प्लीज़ वो पैसा मेरे को दे दो आप। तो डिमांड यानी ज़रूरत पड़ने पे वो पैसा उन लोगों को दे दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पे या कोई उन पर कर्जा आ गया और टाइम लाइबिलिटी आ गई है उनके पास, ओके, उसको बोलते हैं। अब देखते हैं लास्ट कौन सा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, वो पैसा कहाँ रखता है, केप्ट देमसेल्फ। तो भाई ये पैसा है, यहाँ वो पैसा कहाँ डिपॉजिट करता है सर, वो पैसा डिपॉजिट करता है अपने ही पास, इसको हम बोल देते हैं केप्ट देमसेल्फ। तो बात आपको समझ में आ गई क्या होता है, ये पढ़ के एक बार देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द रेशियो मिनिमम परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी विच कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। जहाँ वो पैसा रखता है बच्चा कहाँ पे, अपने पास। तो होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। तो चौथा काम भी समझ में आपको आ गया होगा, फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ये लोग एक बार देख लो आप लोग, अब दिख रहा होगा आपको सही से, ओके। अब एक फिफ्थ फंक्शन उसका और है, कौन सा है भाई, अच्छा यहीं देख लो आप लोग, मैं स्क्रीन में क्या दिखाऊँ आपको, यहीं समझ में आ रहा होगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये क्या होता है, देखो एक RBI ऐसा है जो अपने पास जितना चाहे गोल्ड और जितना चाहे अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रख सकता है, कोई भी उससे सवाल नहीं करेगा, सरकार भी उससे नहीं पूछेगी। तो वही वाली बात लिखिए, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वो किसका रिजर्व है, कौन सा पैसा अपने पास रखता है सर, वो पैसा रखता है कोई सी भी करेंसी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द सेंट्रल बैंक ऑल्सो एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज स्टॉक। बच्चा कौन सा स्टॉक, गोल्ड रिजर्व, कितना भी गोल्ड चाहे रख सकता है, और फॉरेन एक्सचेंज, कितनी भी बाहरी की करेंसी। दिस फंक्शन एनेबल्स द सेंट्रल बैंक टू एक्सरसाइज अ रीजनेबल कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज। और इसकी ही वजह से उसका कंट्रोल किस पर होता है, फॉरेन एक्सचेंज पर उसका कंट्रोल होता है। तो सिंपल बात लिखिए, जो हिंदी में मैंने बताया वो समझ लो। ये कस्टोडियन मतलब पैसा फॉरेन करेंसी अपने पास रखता है और गोल्ड अपने पास रखता है, जितना वो चाहे सरकार उससे कोई भी सवाल नहीं कर सकती है। समझ गया क्या आप लोग? चलो देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक लिखा हुआ है बेटा जी। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स और लिखे हुए हैं, आप लोग को दिख रहे होंगे। देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसका। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, कि क्या क्या उद्देश्य ये दोनों काम करने के। देखिए पहला क्या है, इट हेल्प्स द बैंक्स इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू। वो इसलिए ऐसा करके चलता है ताकि एक्सटर्नल वैल्यू स्टेबल होती रहे, यानी हम ऊपर नीचे ना हो, जो हमारी वैल्यू है वो स्टेबल मतलब एक सी चलती रहे। और दूसरी क्यों करता है वो ऐसा, इट हेल्प्स इन परस्यूइंग द कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी टुवर्ड्स द BOP सिचुएशन ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री की BOP सिचुएशन जस्ट लाइक चलती रहे, मतलब ख़राब ना हो,
अच्छा बीओपी सिचुएशन होती क्या है, सुनो। एक साल के अंदर हमारी कंट्री से पैसा जाता है 100 करोड़ रुपए और एक साल के अंदर हमारी कंट्री पे पैसा आता है 110 करोड़ रुपए। तो आप ये बताइए बीओपी कितना होगा। बेटा बीओपी होगा 10 करोड़। क्यों, 100 करोड़ गए 110 आए, एक्चुअल में कितना बचा हमारे पास। सर हमारे पास बचा 10 करोड़ एग्जैक्टली बचा, उसी को हम बोलते हैं बीओपी। समझ गए बात आप मेरी। तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब आप इसके नीचे देख सकते हैं मैंने क्या लिख रखा है, हाउ कैन कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। सॉरी अब देखो दिख नहीं रहा होगा आपको। सो हाउ कैन कंट्रोल मनी सप्लाई, कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और इसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। तो ये पूरा पेज जो मैंने बता रखा है यहाँ पे सिर्फ आपको मैं बेसिक बात बताऊंगा, इसकी सारी डिटेल आपको मिलेगी चैप्टर नंबर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, जो हम इसके बाद कराएंगे, अभी तो नहीं, 2-3 चैप्टर्स के बाद में कराऊंगा आपको। इसके बाद मैं लूँगा गवर्नमेंट बजट। तो उम्मीद है समझ में आपको सारी बातें अच्छे से आ रही होंगी। अब चाहिए इसको एक बार समझ लेते हैं कि हाउ कैन कंट्रोल मनी सप्लाई और क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक, किस तरीके से कंट्रोल करता है और ये होता क्या है। चलें देखते हैं। देखिए क्या होता है इसके अंदर। बेटा पता है हमारे इंडिया के अंदर या हमारी इकॉनमी के अंदर 2 पॉलिसी बनती हैं। बेटा कितनी पॉलिसी बनती हैं प्यारे बच्चों, 2 पॉलिसी बनती है। कौन कौन सी पॉलिसी होती है, देखो पहली पॉलिसी का नाम होता है, दिख रहा है आप लोग को नहीं, हाँ जी दिख रहा है। फर्स्ट पॉलिसी का नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा क्या नाम होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, MONETARY, मॉनेटरी पॉलिसी। और सेकंड पॉलिसी का नाम होता है फिस्कल पॉलिसी। क्या होता है नाम बेटा, सर फिस्कल पॉलिसी। ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिस्कल पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, सर ये करते हैं गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक। कौन करता है प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से, गवर्न बाय द सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बनाती है उसका नाम क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी। और जो फिस्कल, गवर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, VERNAD, गवर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ, हमारे इंडिया की सरकार इसको जो पॉलिसी बनाती है उसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। लेकिन बेसिकली में बात किसकी करनी है, सर हम तो अभी मनी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लोग को बात देखो, इसको देख लो आप लोग, लेकिन हमें इस वाले की बात नहीं करनी। सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। हमें बात करनी है मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ। बेटा मॉनेटरी पॉलिसी के 2 भाई होते हैं। कितने भाई होते हैं बेटा, सर 2 भाई। पहले भाई का नाम होता है क्वान्टिटेटिव। बेटा क्या नाम होता है, क्वान्टिटेटिव। इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। और सेकंड वाले भाई का नाम होता है क्वालिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड। समझ गए बेटा, चलो अच्छा अब देखो दिख रहा है अब आपको क्वालिटेटिव मेथड। अब बात को समझें, सर 5 बातें आती हैं क्वांटिटेटिव के अंदर और 3 बातें आती हैं क्वालिटेटिव के अंदर। आती क्या है जल्दी से समझ लेते हैं इसको एक बार। पहली बात यहाँ पर आती है रेपो रेट की, दूसरी बात यहाँ पर आती है बैंक रेट की, थर्ड वन इज लीगल रिजर्व रेशियो। बेटा पहले मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी इसको लिख लो, LRI, लीगल रिजर्व रेशियो। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझ जाना यार प्लीज़। और इसके अंदर 2 बातें आपकी आती हैं सर, एक तो आती है CRR और एक आती है SLR। अभी ऊपर बता के आपको मैं आया हूँ SLR, ठीक है दिख रहा होगा। और 4th बात इसके अंदर आती है ओपन मार्केट ऑपरेशन। कौन सी आती है भाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन। और 5th बात इसके अंदर बेटा जी आती है क्या था आपका, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो बात को मेरी समझते हैं बहुत आराम से। देखो ये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ। अब देख लो, अब दिख रहा होगा पूरा साफ साफ आपको। वीडियो के बाद में सर फ़ोटो भी अपलोड कर दूँगा, वहाँ से देख लेना आप लोग, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, सब कुछ समझाऊँगा बढ़िया तरीके से। और 3 बातें आती हैं क्वालिटेटिव के अंदर। पहली बात कौन सी इसके अंदर आती है, 6 वन इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये याद भी कर लो, देखो मेरे साहित्य में लिख रहा हूँ
मार्जिन रिक्वायरमेंट सिर्फ इसलिए कि आपको नोट्स बनाने आ जाएं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। और सेकंड है आप लोग का मतलब सेवेंथ आप लोग का होता है मोरल सुएजन, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले टॉपिक को ये मैं सोचना कि सर आप तो मतलब देख दाख के पढ़ा रहे हो। और 8 हमारा टॉपिक था मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएजन, और लास्ट वन इज क्रेडिट राशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग। समझ गया आपने छोटी सी बात। चलो उसको एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले हम 5 बात को समझते हैं क्या रोल होता है। बात को सुनो किस तरीके से वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। बेटा मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। कितनी बातें? 2 बातें। कौन कौन सी? बात को सुनो बेटा। एक होगा आपका एक्सेस डिमांड, जहाँ पे हम समझेंगे मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। बेटा एक होगा आपका डेफिसिट डिमांड। तो इसको समझने के लिए अपने नोट्स के ऊपर ना आप इन दोनों चीज़ों को लिख लो। मैं बता रहा हूँ किस तरीके से। देखो एक्सेस डिमांड ऐसे करके एक्सेस डिमांड लिखो, और ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी तो एक्सेस। अब डिफिसिट है तो सर डिमांड होगी कम। डिफिसिट डिमांड है तो डिमांड क्या होगी सर? डिमांड होगी कम। इस तरीके से बना लो, ठीक है। बात को समझते हैं। देखो हमारी मार्केट के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर भाई लोगों पे पैसा है बहुत ज़्यादा। लोगों पे पैसा क्या है सर? लोगों पे पैसा है बहुत ज़्यादा। तो कौन सी डिमांड चल रही है मार्केट के अंदर? सर एक्सेस डिमांड चल रही है। अब एक्सेस डिमांड जो चल रही है तो सरकार क्या चाहेगी? सरकार ये चाहेगी अच्छा लोगों पे अभी पैसा है तो उनसे अभी पैसा ले लेते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब उनको पैसा हम लोग दे देंगे। ये सरकार सोचती है। अब क्या होगा? अब ठीक है कैमरा। हाँ तो क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है रेपो रेट। आप मुझे ये बताइए मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो सेंट्रल बैंक रेपो रेट को हाई करेगी या लो करेगी? सर रेपो रेट क्या होता है? जो मैंने बताया, कमर्शियल बैंक छोटे समय के लिए पैसा लेती है सेंट्रल बैंक से। मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो बेटा वो रेपो रेट को ज़्यादा कर देगी। क्या कर देगी सर? ज़्यादा कर देगी, इंक्रीज़ कर देगी। सर क्यों इंक्रीज़ कर देगी? बेटा इसलिए क्योंकि अगर रेट को इंक्रीज़ कर देगी तो कमर्शियल बैंक उससे पैसा कम लेगी। जब कम पैसा लेगी तो लोगों को लोन भी कम देगी। जब लोन कम देगी तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। जब पैसा कम पहुंचेगा, जो मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड चल रही थी वो अपने आप क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। दूसरे तरीके से समझो, अब मार्केट के अंदर चल रही है डिफिसिट डिमांड, तो सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा? सेंट्रल बैंक चाहेगा कि लोगों के पास पैसा जाए, तो वो क्या करेगा? अपने रेट को कम कर देगा। जब रेट को कम कर देगा तो कमर्शियल बैंक उससे ज़्यादा पैसा लेगी। जब ज़्यादा पैसा लेगी तो लोगों को ज़्यादा पैसा देगी। जब ज़्यादा पैसा देगी तो लोगों पे पैसा जाएगा। जब लोगों पे पैसा जाएगा, जो मार्केट के अंदर डेफिसिट डिमांड है बेटा वो क्या होगी सर? वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। तो मेरी बात आप समझे बेटा। जब जब मार्केट में एक्सेस डिमांड होगी ना तो ये सारे जो रेट्स हैं याद कर लो इंक्रीज़ होंगे। क्या होंगे बेटा? इंक्रीज़ होंगे। अगर डेफिसिट डिमांड है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? इन सारे रेट्स को कम कर देगी। समझे बात आप? ऐसी सेकंड है, बैंक रेट भी इंक्रीज़ होगा आपका एक्सेस डिमांड में, डेफिसिट में कम होगा। लीगल रिजर्व रेशो, इसका मतलब समझ लो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? LRR का मतलब लोगों पे पैसा बहुत ज़्यादा है तो अभी क्या करेगी सर? अपने पास पैसे को ज़्यादा रखेगी। यानी उसके पास 1000 रुपये आए बेटा, अब उसने क्या करा? 200 नहीं, उसने 300 रुपये रखे और लोगों को लोन कितना दिया सर? 700 रुपये का लोन दिया उसने। 1000 में से 300 खुद रखे, 700 का लोन दिया। रेट उसने हाई कर दिया। अगर मार्केट में डेफिसिट डिमांड है तो अब क्या करेगी सर? अब वो ये करेगी कि अपने रेट को कम कर देगी, यानी अपने पास पैसा कम रखेगी और लोगों को लोन ज़्यादा देगी। क्यों? क्योंकि हमारी इकॉनमी के अंदर एक डिमांड चल रही है डेफिसिट, लोगों को पैसों की ज़रूरत है। समझे बेटा? बहुत शानदार। तो ऐसी CRR भी होता है और सबके रेट हमारे हाई हो जाते हैं। और फोर्थ क्या लिखा है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये होता है बच्चा एक तरीके का शेयर मार्केट। क्या होती है? शेयर मार्केट। बात को समझिए, इकॉनमी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो मतलब एक्सेस डिमांड चल रही है तो पता है हमारा सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा? सेंट्रल बैंक ये चाहेगा कि मैं ना लोगों से पैसा ले लेता हूँ। जब उसको पैसा लोगों से लेना है डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, तो पता है वो क्या करेगा? अपने शेयर इशू कर देगा। अब क्या करेगा? अपने शेयर्स को इशू कर देगा। अच्छा एक काम करो, आप ना मेरे शेयर्स को ले लो, आप ना मेरे शेयर्स को ले लो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसके आगे कि मार्केट के अंदर ब्रैकेट में आप पे लिख देना ई से एक्सेस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। एक्सेस डिमांड है तो वो क्या करेगा सर? वो ना अपना जो शेयर हैं
उसको सेल करेगा। ये लो लिख दो, मैंने सेल लिख दिया, मैंने समझ जाना। एक्सेस डिमांड है वो सेल करेगा, अगर डिफिसिट डिमांड है तो परचेज करेगा। लोगों पे पैसा नहीं है तो कहेगा अच्छा आपके पास जो शेयर्स थे वो मुझे वापस कर दो और लो मुझसे पैसा ले लो शेयर के बदले। तो इस तरीके से वो काम करता है। और लास्ट कौन सा लिखा है, रिवर्स रेपो रेट, ये भी सेम ही है। मार्केट के अंदर अगर एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, वो अपने रेट को हाई कर देगी। जब वो रेट को अपने हाई कर देगी तो सरकार उससे कम पैसा लेगी। जब उससे कम पैसा लेगी सेंट्रल बैंक से तो क्या होगा, लोगों को वो कम पैसा देगी, तो एक्सेस डिमांड हमारी कंट्रोल हो जाएगी। ये सारे रेट आपके इंक्रीज होंगे। परफेक्ट। अब कुछ क्वालिटी वाले मेथड भी होते हैं भैया, वो कौन से होते हैं चलो देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। बेटा क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब होता है कि हम मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो हम उससे बोल रहे हैं कि भाई 4 लाख का लोन लेना है तो आपको 6 लाख रुपये रखवाने पड़ेंगे। ज़्यादा पैसा रखवा रहे हैं उससे, हम आपको पैसा रखवाने पड़ेंगे। मार्जिन हम लोगों ने इंक्रीज़ कर दिया। कब, जब मार्केट में एक्सेस डिमांड थी। उसका उल्टा करो, मार्केट में डिमांड है डिफिसिट, तो हमने क्या करा, भैया डिफिसिट डिमांड है 4 लाख का लोन चाहिए आपको एज एग्जाम्पल, तो 4.5 लाख हमारे पास रखवा दो, हम आपको लोन दे देंगे, या 4.25 लाख रखवा दो। तो मार्जिन भी अपना इंक्रीज डिक्रीज करती रहती है डिमांड के हिसाब से। 7 पॉइंट क्या लिखा है, मोरल सुविजन, बहुत ही शानदार है। इसके आगे लिखो इनकरेज और डिस्करेज। इनकरेज एंड डिस्करेज, और मत लिखना, इनकरेज एंड डिस्करेज लिखो। इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो उसमें जो लोन लेने बैंक से आएंगे, हमारा जो कमर्शियल बैंक है पता है वो क्या कहता है, वो लोगों से बोलता है, उनको डिस्करेज करता है, अरे भाई लोन मत लो, अगर आप लोन लोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे वगैरह वगैरह करके उनको मतलब डिस्करेज करता है। अगर डिफिसिट डिमांड है तो इनकरेज करता है कि भैया लोन चाहिए ले लो, बहुत कम रेट पे आपको हम लोन दे देंगे, हार्डली 1% ही आपसे लेंगे, हार्डली 2% ही आपसे लेंगे वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से वो उनको इंकरेज करता है। कब, जब मार्केट में डिफिसिट डिमांड होती है। समझे मेरे बेटा। चलो अब 8 पॉइंट देखते हैं, क्रेडिट रेशनिंग। ये बहुत शानदार है। इसमें क्या होता है, इसमें कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक ना वो एक ना लिमिट सेट कर देता है कि आपके पास अगर लोन लेने वाले 10 लोग आ रहे हैं तो उनमें से आपको किसी 8 लोग को ही लोन देना है, सबको लोन नहीं देना। और 8 लोग भी वो हों जिसको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सेस डिमांड है। और डिफिसिट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास 10 लोग आ रहे हैं तो आप 10 को भी लोन दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि लोगों को इस टाइम पैसों की ज़रूरत है। तो समझ में आ गया किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है जब मार्केट में एक्सेस डिमांड डिफिसिट डिमांड होती है। बेटा बेसिकली ये वो टॉपिक है जहाँ पे हमारी मैम भी बोल देती हैं, पता है क्या, कि बेटा अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो छोड़ दो इस टॉपिक को। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझाने के बाद पूरा समझ में 100% आ गया होगा गारंटी के साथ। ठीक है बेटा, तो फिर चले आगे। चलो परफेक्ट। आप देख सकते हैं हम लोग अब बिल्कुल चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं। अब लोग बात कर लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक, वो क्या है सर, लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अच्छा एक बात करें, प्लीज़ इस टॉपिक को आप लोग खुद से पढ़ो, सच में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखे होंगे तो आप इसको भी समझ जाएँ। तो भाई ठीक है, देखा आपने चैप्टर किस तरीके से हमने फिनिश कर लिया है। और अभी मेरी ड्रेस बता रही होगी कि बेटा मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, ओके। और आप देख सकते हैं क्लास में बैठ के फ्री लेक्चर के अंदर मैंने वीडियो शूट करी है, पूरी एक्सप्लेन करा है आप लोग को। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। और कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टा पे मिल जाऊँगा, वरना कमेंट बॉक्स तो आपके लिए ही है। ठीक है, तो चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर कैसा लगा, कुछ कमी है तो मुझे बताइए। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको चाहिए, रिवीजन क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मुझे बताइए। मेरे नोट्स आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी मुझे बताइए, मैं आपको सेंड करूँगा। तो ये सारी बातें हो गई हैं। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो आज के लिए बच्चा इतना ही। गुड बाय, गुड लक, पीस आउट।